नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास पढ़ेंगे बच्चों और नई जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपको जब आकाश में असंख्य चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं तो मन में बड़ी जिज्ञासा होती है कि किस तरह टिमटिमाते हैं तथा ये कितने सारे हैं जिन्हें हम तो गिन ही नहीं सकते हैं। जब तारे हमें दिन में जब हम सोकर उठते हैं तो आसमान में कोई नहीं दिखाई देता। उसके बाद हम एक और जिज्ञासा आपके मन में हमेशा होती होगी कि हमारा इतना सुंदर सा मामा चंदा मामा हमें दिन में तो दिखाई नहीं देता और ये रात में ही दिखाई देता है और इसका आकार भी परिवर्तित होता है। अमावस्या के दिन दिखाई नहीं देता और पूर्णिमा के दिन इतना बड़ा गोल दिखाई देता है। कभी हम इसकी पूजा करते हैं, कभी करवा चौथ के दिन या गणेश चतुर्थी के दिन हम इसको इंतज़ार करते हैं कि कब हमारा चंदा मामा आएगा और हमारी मम्मी या हमारी बहनें उपवास खोलेंगी। और बहुत सारी जिज्ञासा है कि दिन हमेशा कैसे होता है, सूरज पूर्व में ही क्यों निकलता है, पश्चिम में ही क्यों डूबता है और ये सब क्रियाएं क्यों होती है, बड़ी जिज्ञासा होती है। हालांकि हम इस विषय को भूगोल को कक्षा 5वीं से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बड़ा जिज्ञासा वाला विषय है और हमेशा हमारे मन में जिज्ञासाएं बनी रहती है। ये होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है। इसी सिलसिले में हमारी सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी हमारी जिज्ञासा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी होगी, इसका विकास कैसे हुआ होगा। बड़ी जिज्ञासा है और आपके जैसी जिज्ञासा बहुत बड़े बड़े भूगोलवेत्ताओं के मन में भी थी बच्चों, और उन्हें भी ऐसा ही लगता था और उन्होंने इसी आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इनमें से सबसे पहले जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का कल्पना है। सन 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया और इनकी परिकल्पना को निहारिका परिकल्पना का नाम दिया गया। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण बहुत धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीम्स और बाद में सर हरोल्ड जैफ्री ने इनके मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय के बाद ये तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं और इस तर्क को द्वितारक सिद्धांत का नाम दिया जाने लगा। अब आते हैं बच्चों हम आधुनिक सिद्धांत, इसे बिग बैंग सिद्धांत भी कहा जाता है और सर 1920 में एडविन हम्बल ने इसके प्रमाण दिए थे। एडविन हम्बल ने हमें बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है और समय के साथ साथ ये आकाश गंगाएं दूर होती जा रही है। इसका एक बहुत मजेदार मैं उदाहरण आपको बता रही हूँ, आप भी अपने घर पे कर सकते हो बच्चों, कि एक गुब्बारा लीजिए और उस पे कुछ चिन्ह बनाइए और उन चिन्हों को आकाश गंगाएं मानिए और जब हम गुब्बारा फुलाएंगे तो वो चिन्ह दूर होते जाएंगे और फैलते चले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जो है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और इससे धीरे धीरे ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है। ये बिग बैंग थ्योरी 3 अवस्थाओं में हुई। पहली अवस्था थी कि आरंभ में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है वो एकाकी परमाणु के रूप में था, जिसका आयतन बहुत ही छोटा सूक्ष्म था और तापमान और घनत्व अनंत था। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि बिग बैंग की प्रक्रिया में अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, बहुत जोरदार धमाका हुआ और इस प्रक्रिया से उसका विस्तार और बढ़ गया। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी और ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं है और इसी कारण घनत्व और गुरुत्वाकर्षण में भी भिन्नता होती है। और हमने देखा इस छोटे समय में जो धमाका हुआ था उससे विस्तार की गति धीमी पड़ गई और
बिग बैंग के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत एक परमाणु का निर्माण हुआ। तीसरा एक पोजीशन है कि जब बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान जो था वो 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया बच्चों। और ब्रह्मांड का विस्तार के साथ साथ आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में भी विस्तार होने लगा। हॉयल ने स्थिर अवस्था संकल्पना का नाम इसमें प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में किसी भी समय में एक ही जैसा नहीं रहा है, उसमें परिवर्तन होता जा रहा है। अब है बच्चों तारों का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं हैं और इन आकाश गंगाओं में अनगिनत तारों का समूह है और ये सभी तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ। तारे निहारिका के अंदर गैसों के गुच्छे हैं। तारे जो है वो निहारिका के अंदर गैसों के गुच्छे हैं। इन गैसों से बादलों का संघनन हुआ और इन्हीं से ग्रहों का निर्माण हुआ। अब है कि सौर मंडल कैसा है। हमारा सौर मंडल जो है बच्चों, निहारिकाओं को ही सौर मंडल का जनक माना है और इनमें सौर मंडल में 8 ग्रह है और इनका जो है 5.6 अरब वर्ष पहले इन ग्रहों के का निर्माण होना माना जाता है। सौर मंडल में सूर्य सबसे बड़ा तारा है, 8 ग्रह हैं और लगभग 63 उपग्रह है और लाखों छोटे छोटे पिंड है, क्षुद्र ग्रह हैं, ग्रहों के टुकड़े। धूमकेतु है, बृहत मात्रा में धूल के कण और गैसें हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल और भीतरी ग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। इसका अर्थ है कि ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह जैसे बने वो विशाल ग्रह या जैवियन ग्रह कहलाते हैं। जैवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल और हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ संघनन वायुमंडल भी है। सभी ग्रहों का निर्माण बच्चों लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में हुआ था। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। हमारे सौर मंडल में से संबंधित जो ग्रह हैं वो हम अभी तक 8 ही मानते हैं। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने हैं जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी न हो सकी। जैवियन ग्रहों की रचना अभी अधिक अपेक्षाकृत बहुत दूरी पर हुई है और सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस और धूल के कण उड़ाकर ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जैवियन ग्रहों में गैसों को नहीं हटा पाई। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही। परिणाम स्वरूप इनसे निकलने वाली जो गैस थी वो इन पर रुककर नहीं रही। अब आती है बारी बच्चों चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक अकेला प्राकृतिक उपग्रह है और चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई है। सन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया था कि पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड है, पर पूरा पिंड जो है वो घूमता हुआ बीच में पतला और किनारों पे मोटा है। इसी से चंद्रमा का निर्माण हुआ ऐसा माना जाता है और जब इसका निर्माण हुआ तो उसके खाली स्थान पर प्रशांत महासागर जैसा स्थान बना क्योंकि उसमें पानी भर गया। धीरे धीरे वर्षा का पानी उसमें भर गया और प्रशांत महासागर की रचना हुई। चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है जिसे द बिग स्लैप कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ पृथ्वी के कक्ष में ही घूमने लगा और आज हमारा चंद्रमा बना।
चंद्रमा की उत्पत्ति मैंने अभी बताया बच्चों कि 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। स्थल मंडल का विकास, अधिक तापमान के कारण पृथ्वी का द्रव अवस्था में रही। पृथ्वी द्रव अवस्था में थी। धीरे धीरे ये धधकता हुआ आग का गोला धीरे धीरे ठंडी हुई। इसके ठंडे होने के साथ साथ जिस कारण हल्के पदार्थ ऊपर व भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में चले गए। हम इसके लिए एक बहुत अच्छा सा उदाहरण बताते हैं कि जब आप कभी दूध गर्म करते हैं बच्चों, जब दूध धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है जिसे हम मलाई कहते हैं। इस मलाई में बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो कुछ धाराएं घूमती हुई दिखेंगी, ऐसे ऐसे हिलती है, क्योंकि जैसे जैसे दूध ठंडा होता जाता है तो उसमें कुछ ऐसी लकीरें घूमती हुई है और धीरे धीरे वो कठोर हो जाती है। तो हमने देखा कि दूध सबसे पहले ऊपर वाली सतह पे ठंडा हुआ और फिर धीरे धीरे नीचे की सतह ठंडी हुई। सेम ऐसा ही इसी की तरह हमारी पृथ्वी के साथ हुआ। उसकी ऊपरी सतह धीरे धीरे ठंडी होती हुई कठोर होती गई और नीचे ठंडी होती जा रही है, कठोर होती जा रही है और आज भी केंद्र में वो तरल अवस्था में है जिसे हम उस पदार्थ को मैग्मा या लावा कहते हैं। पृथ्वी जो है बच्चों 4 भागों में है। सबसे ऊपर है क्रस्ट, दूसरा है मेटल, तीसरा है आउट कोर और चौथा है इनर कोर। इनसे बनी हुई है। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ बच्चों। सभी लोग अपने घर में उबला हुआ अंडा बहुत पसंद करते हैं और खाते हैं, बहुत चाव से खाते हैं। आप कभी उस अंडे को खाने से पहले चाकू से काट के आधा कर लीजिए तो आप में आपको उसके अंदर 4 लेयर मिलेगी। सबसे ऊपर भाग मिलेगा सफ़ेद, उसके बाद एक पतली झिल्ली मिलेगी, फिर उसके बाद येलो एक लाइन मिलेगी पीले से रंग की और फिर उसके बाद पीला पीला पदार्थ मिलेगा। अगर अंडा अच्छे से नहीं उबला तो वो पीला पदार्थ कभी कभी तरल अवस्था में भी होगा। ऐसा आपने देखा होगा अपने घरों में, और आप अगर नहीं देखा है तो आप ये प्रयोग ज़रूर करके देखिए। तो हमारी पृथ्वी सेम ऐसे ही उबले अंडे को काट कर देखने पे जैसा प्रतीत होती है वैसे ही सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है, दूसरी मेटल कहलाती है जो एक झिल्ली के रूप में होती है, तीसरी आउटर कोर कहलाता है और चौथा इनर कोर कहलाता है जो सबसे आंतरिक हिस्सा होता है। पृथ्वी का वायुमंडल नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के योगदान से बना हुआ है। वायुमंडल का विकास या उसका संगठन 3 अवस्थाओं में हुआ है। वायुमंडल की वर्तमान संरचना में हमने बताया आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है, लेकिन इसकी 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था में आदिकालीन में वायुमंडल गैसों का ह्रास होता जा रहा था। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकलने वाली भाप और जल वाष्प ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण क्रिया ने संशोधित किया। मैं एक बहुत अच्छा सा सामान्य से एक उदाहरण आपको बताती हूँ बच्चों। आपके घर में रोज़ खाना बनता है, आपकी मम्मी आपकी बहन खाना बनाती है और तवे पे रोटी बनाती है। जब उस तवे को, गरम तवे को हम मानने वाली जगह पे, साफ़ करने वाली जगह पे रखते हैं और उसमें नल खोल दें तो एक धमाका सा होता है, झन्न सा, क्योंकि गरम तवे पे पानी पड़ते से ही झन्न सा आवाज़ होता है और उसमें से बहुत सारी भाप उड़कर फट से ऊपर जाती है। हमारी पृथ्वी जब धधकता हुआ आग का गोला थी और उसमें जब पहली बार वर्षा हुई तो बहुत जल्दी भाप बनने लगी और ये क्रिया निरंतर चलने लगी और इससे तवा तो ठंडा हो गया। अब तवा में एक ऐसी स्थिति आती कि अब उसमें पानी भरने लग गया, उसमें भाप नहीं बनती है। लेकिन पृथ्वी के साथ ऐसा है कि पानी तो भरने लगा, लेकिन निरंतर सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्पीकरण की क्रिया निरंतर चल रही है और रोज़ संघनन होता है। आसमान में बादल पे बादल बनते हैं और संघनन की क्रिया के द्वारा ही वर्षा की मात्रा या वर्षा होती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है बच्चों। सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया है। पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर ये दूरी बढ़ती गई है और धीरे धीरे वायुमंडल का विकास हुआ और आज हम जैसा देखते हैं वो गैस धीरे धीरे गैस से दूसरी ख़त्म हुई और दूसरी गैस से आने लगी और वायुमंडल का विकास होने लगा। पृथ्वी के ठंडे होने के साथ साथ पृथ्वी का आंतरिक भाग जो आज भी गैस और जल वाष्प से बाहर निकलने के कारण वायुमंडल में पहुंचने लगता है।
ये सारे चक्र हम लोग आगामी आने वाले अपने अध्यायों में जरूर पढ़ेंगे। अब है बच्चों कि धीरे धीरे पृथ्वी जैसे ठंडी हुई तो ठंडी होने के साथ साथ वायुमंडल में जल वाष्प का विकास हुआ और पृथ्वी ठंडी होने लगी। जैसे अभी आपको मैंने तवे का उदाहरण बताया, उत्पत्ति या पृथ्वी में जीवन का विकास 50 करोड़ हजार सालों के पहले पता चला। महासागरों का निर्माण हुआ 400 करोड़ साल में, क्योंकि वो पानी इकट्ठा होने लगा तो जहाँ बड़े बड़े गड्ढे थे वो गड्ढे हमें सागर और महासागरों के रूप में दिखाई देने लगे। लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले जीवन का विकास हुआ। वायुमंडल में जल वाष्प का विकास हुआ। वायुमंडल के विकास से जैवमंडल के प्रकाश और फोटोसिंथेसिस का सहयोग से जीवन बनने लगा स्थल मंडल में। पृथ्वी के ठंडे होने के साथ साथ संघनन हुआ, बादल बने, वर्षा हुई और महासागर बने। यहाँ तक बात ठीक है। और महासागर जो है वो पृथ्वी पर करीबन 400 करोड़ साल पुराने हैं और पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन का आरंभ 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। धीरे धीरे महासागरों से ऑक्सीजन से संतृप्त हुए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से वायुमंडल में ऑक्सीजन भर गई। और आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की ठंडे होने के साथ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ 380 करोड़ वर्ष पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ और एक कोशीय से मनुष्य तक जीवन का विकास शुरू हुआ। पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति को एक तरह के रासायनिक प्रक्रिया से जो है जैव कार्बनिक जीव अणु बने और उनका समूहन हुआ और निर्जीव पदार्थों को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सके। हमारे ग्रह पर जीवन चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भीय शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की तरह संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले यह माना जाता है बच्चों कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, जो भूवैज्ञानिक काल के हिसाब से माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, जीव बने, फिर पेड़ पौधे बने, पेड़ पौधों ने ऑक्सीजन देना और ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में बढ़ाया। हमने नाइट्रोजन छोड़ी तो उन्होंने ग्रहण किया और उन्होंने अपना भोजन बनाना शुरू किया। इसलिए आपकी बहुत सारी जिज्ञासा बच्चों इसके माध्यम से संतुष्ट हुई होगी कि किस तरह पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार ग्रह बने, वायुमंडल जलमंडल का विकास हुआ, किस प्रकार जैवमंडल बना, किस प्रकार हमने ग्रहों की परिकल्पनाएं की और किस प्रकार हमें हमारे आधुनिक और प्राचीन भूगोलवेत्ताओं ने इसमें हमें सहयोग दिया। बच्चों आपकी पुस्तक एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसका हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, उसमें बहुत अच्छा भूवैज्ञानिक काल मापक्रम दिया हुआ है कि किस प्रकार महाकल्प युग था, नवजीवन आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले था और उस युग में को अभिनव, अत्यंत नूतन, अति नूतन, अल्प नूतन, अधिनूतन या पूरा नूतन काल कहते हैं और आयु इसकी बहुत है। ये बात हम कर रहे हैं 5.7 करोड़ वर्ष से 6.5 करोड़ वर्ष पहले। इसमें बहुत सारी जीवन की मुख्य घटनाएं हुए। इनमें आधुनिक मानव, आदि मानव आया, वनमानुष आया, फूल पौधे वृक्ष, मनुष्य से मिलता जुलता वनमानुष, जीव जंतु में खरगोश, छोटे स्तनपायी चूहे, इन लोगों का जन्म हो चुका था। मध्यजीवी या 6.5 करोड़ वर्ष से 24.5 करोड़ वर्ष पहले स्तनपायी जीव आए। क्रिटेशियस या जुरेसिक ट्रियासिक युग कहते हैं इसे। इनमें डायनासोरों का तो विलुप्त हो गया था, पर लेकिन कुछ डायनासोर का युग था और मेंढक और समुद्री कछुए ने जन्म ले लिया था। पुराजीवी जीव था जो 24.5 करोड़ वर्ष पहले से 57 करोड़ वर्ष पहले पर्मियन, कार्बोनिफेरस और डेवोनियन और सिलरियन, ऑर्डोक्सियन, कैम्ब्रियन युग था, जिसमें रेंगने वाले जीवों की अधिकता हो गई थी। जल थल चल, पहले रेंगने वाले जीव जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव आए, फिर स्थल व जल में दोनों तरफ रहने वाले जीव आए, जिनमें आप अच्छी तरह जानते हैं मगरमच्छ, सांप, मेंढक,
स्थल पर जीव में प्रथम थी मछली। जल पर कोई जीव नहीं था। जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव आए थे कैम्ब्रियन काल में। फिर है पूर्व कैम्ब्रियन काल, 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले कई जोड़ों वाले जीव आए। ब्लू और ग्रीन शैवाल हमें दिखने लगी। एक कोशीय जीवाणु आए। महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ इस पीरियड में, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। 5 अरब से 13.7 वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है, सूर्य की उत्पत्ति मानी जाती है, और इस प्रकार एक बड़े ब्रह्मांड की संरचना के साथ जीव की उत्पत्ति हुई और इतनी बड़ी पृथ्वी का निर्माण हुआ। सहयोग से, मनुष्य की बुद्धि से इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के साथ साथ हमने उसमें पुल बनाए, सड़कें बनाई, ग्रहों में हमने समाज बनाया, हमने वहाँ पे रहना सीखा, हमने अग्नि का आविष्कार किया। ये सारी चीज़ों ने धीरे धीरे इसके बाद जन्म लिया। इसी आधार पर बच्चों, मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को शायद यह अध्याय बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर ये अच्छे से समझ में आ गया, कुछ प्रयोग मैंने बताए हैं वो भी आप करके देखिए। बहुत साधारण से प्रयोग है जो आप दैनिक जीवन में रोज़ ही देखते हैं, कि जैसे तवे पे पानी का गिरना, बॉइल्ड अंडे को आप काट के देखिए तो आपको पृथ्वी की सतह दिखाई देंगी, अगर आपने कल्पना की तो। उसके अलावा आप एक छोटा सा गुब्बारा लेके देखिए, उसमें चिन्ह बनाइए, उसको फुलाइए तो आप देखेंगे कैसे कैसे आकाश गंगाएं इसी प्रकार दूर होती गई। इसी आधार पर कुछ प्रश्न हैं जो आप करेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा ये पाठ। जैसा पहला प्रश्न है, आधुनिक सिद्धांत लिखिए। दूसरा है बिग बैंग सिद्धांत लिखिए, जिसमें आप उसका उदाहरण देंगे गुब्बारे का। तारों का निर्माण कैसे हुआ, इसमें आप आकाश गंगाओं के साथ दिखाएंगे और लिखेंगे। फिर ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, आप 9 ग्रहों के नाम लिखेंगे और उनके निर्माण के बारे में जानकारी देंगे। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, वायुमंडल व जलमंडल का विकास कैसे हुआ, और अंत में और आखिरी प्रश्न है कि जीवन में की उत्पत्ति कैसे हुई। हाँ, तो बच्चों अब इन प्रश्नों को आप हल कीजिए तो आपको अपने पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके वायुमंडल का, स्थल मंडल का, जैवमंडल के निर्माण की सारी प्रक्रियाएं खूब अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में